आज आंसर है कि अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी। मतलब ऐसे आंसर अक्सर आपको मिल जाएंगे कि अपभ्रंश, अपहट, इन पे क्या अंतर है। तो अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक, अब देखो, ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा अंतर यूपीएससी ने मांगा है वही अंतर देना चाहिए। अगर यहाँ पे व्याकरणिक की जगह ध्वनिगत अंतर मांगता या फिर केवल अंतर बस लिखता, तो लिखने में भी अलग फ़र्क हो जाता। तो जब यहाँ पे व्याकरणिक अंतर पूछ रहा, तो मैंने क्या लिखा कि अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी लगभग एक ही समय काल के बढ़ते परिवर्तन का परिणाम है। तो ये बताना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अपभ्रंश से निकलकर ही प्रारंभिक हिंदी बनी है और अंतर वैसा कुछ खास है नहीं, पर व्याकरण के आधार पर अगर इसे हम पहचानें तो काफ़ी अंतर दिखता है। तो उस आधार पर ये बता दिया मैंने। जहाँ अपभ्रंश घिस घिस कर चिकना होता गया और प्रारंभिक हिंदी फिर हिंदी में परिणित हो गया, इसलिए इनके बीच व्याकरणिक अंतर करीब से ही महसूस हो जाते हैं। तो ये एक तो घिस घिस कर चिकना होना, मैंने वहाँ से लिखा कि जब आरंभिक हिंदी थी तो खुसरो के यहाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कोड डाल देना, भले इसका कॉन्टेक्स्ट ना बताया जाए पर ज़रूरी है। तो अब क्या लिखा, हालांकि थोड़ा और बेहतर से स्ट्रक्चर मैं कर सकता था, बट ठीक है, अ, ऐसा भी चलो। तो पहला मैंने लिखा, ये प्राकृत की तरह अधिक लचीले और अधिक जटिल थे, जबकि इधर मैंने उसके बगल में या फिर उसके कंपेयर में मैंने कुछ लिखा नहीं खास। तो मुझे लिखना चाहिए था कि ये जैसा भी था, लचीला या फिर कठोर, मुझे लिखना था। दूसरी बात, इसमें 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसमें केवल 2 लिंग बचे थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लेकिन जब अंतर बता रहा हूँ ना, तो मुझे ये जो दूसरी लाइन है, इसको थोड़ा और करीब करना था कि अब क्या हुआ था ना, अपभ्रंश से प्रारंभिक हिंदी जाते जाते जो नपुंसक लिंग के शब्द थे, वो मूलतः पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में जाने लगे थे। तो ऐसा हो गया था, तो ये भी मुझे बताना चाहिए था। खैर, तीसरी बात कि 8 विभक्तियाँ शामिल थे। हालाँकि था ज़रूर, पर इसको भी मुझे थोड़ा-सा बेहतर बता देना चाहिए था। इसमें क्या लिखा कि विभक्तियाँ भी घटकर कम हो गई। जैसे उदाहरण में क्या दिया मैंने कि शब्द का रूप जैसे घोड़ों विभक्ति के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़े, घोड़े हो जाना या फिर घोड़ों हो जाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलने लगती हैं। इसमें क्या लिखा है, कर्म और संप्रदान कारक तक ही सीमित हो गए। जैसे अपभ्रंश से अवहट्ट जाता है, अवहट्ट से फिर प्रारंभिक हिंदी जाता है। तो यहाँ आते आते जो विभक्तियाँ थीं, वो कर्म, कर्म विभक्ति और संप्रदान कारक यहीं तक सीमित हो गए। जैसे को हो गया, से हो गया। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा कंपेयर करना उदाहरण के साथ ज़रूरी है, क्योंकि जैसे 21 की टॉपर श्रुति जैन है, तो उनकी अगर आप जीएस में देखोगे 495 नंबर आए, और उसका कारण यही था कि उन्होंने एग्जाम्पल भर भर के दिए। तो एग्जाम्पल देना थोड़ा ज़रूरी है ही। खैर, आगे क्या लिखा है, क्रिया काल और पुरुष के आधार पर बदलता है। क्रिया काल और जो क्रिया है काल और पुरुष के आधार पर बदलती है, जिससे संयुग्मन जटिल हो जाता है। मतलब करहि का रूप, करति का रूप करहि में बदल गया, जो पुरुष के कारण बदला है और किसी और कारण नहीं बदला है। तो ये देख सकते हैं। इसमें क्या है, क्रिया रूप सरल हो गया, सहायक क्रियाएं काल पुरुष संयुग्मन को कम जटिल बनाती। ठीक है, उदाहरण था, होगा, करता है, करेगा। तो ये सरल था और ये वाला थोड़ा कठिन था। ऐसा थोड़े मतलब बार बार दिखाना क्यों ज़रूरी, या फिर अधिकता बार क्यों समझाना ज़रूरी है, क्योंकि जो भाषा है वो कठिन से सरल की ओर जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा बताना, जैसे कम जटिल बनाती है, मतलब जटिल तो था पर कम जटिल था, और इधर जटिल हो जाता है। तो ये बताना थोड़ा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ही है। अगला क्या लिखा है, वाक्य विन्यास अधिक लचीला था। मतलब अब देखो, जो व्याकरणिक विशेषता है ना, उतनी प्रॉपर नहीं होगी, और व्याकरण ही भाषा को थोड़ा सा कठिन बनाता है।
तो तो यहाँ पे जो है आरंभिक हिंदी में ये थोड़ा स्पष्ट और थोड़ा सरल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है वो अधिक अभी भी लचीला था। जैसे सो पुरुष जाय जहाँ गंगा, तो कर्ता उद्देश्य क्रिया। जैसे कल मैंने बताया था कि जो एरो मैं लगा रहा हूँ, ये एरो ऐसे लगाना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल ही लिखना चाहिए था, वो मैंने लिख के दिखाया। और यहाँ पे क्या है, वह गया और आया। अब इसमें सारी चीज़ें जो हैं एक क्रम में हैं, बल्कि यहाँ पे इतना क्रम नहीं है, ये लचीला है। आगे क्या चीज़ें हैं, संधि समास व्यापक प्रयोग में हो गए, जैसे नर धन इंदु नरिंदु हो गया। और यहाँ पे समास कम महत्व हो गया और शब्द निर्माण सरल, नर का इंदु। ये क्यों हुआ ये भी हम समझेंगे आगे उत्तर में। अभी जरा समझे तो यहाँ पे जो का परसर्ग है ना, इसका जो निर्माण हुआ है, डॉक्टर तगारे बोलते हैं कि हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता या फिर अपभ्रंश अवहट्ट तक की सबसे बड़ी विशेषता का परसर्ग का निर्माण होना ही है। अब का परसर्ग से लगभग सब कुछ कर सकते हैं, जैसे नर का इंदु या फिर कुछ भी बोलना हो। और क्या चीज़ें, उपसर्ग प्रत्यय ये अपभ्रंश को संस्कृत से मिले हैं, जैसे परि अति, ठीक है। और इधर क्या है, अपभ्रंश की अपेक्षा ये सरल हो गए, जैसे बेकार नादान पन से बचपन बन गया प्रत्यय में। अतः हम कह सकते हैं कि समय के साथ जो व्याकरणिक चीज़ें हैं वो भाषा में अंतर आया और आकार में अगला क्रम में दिखता है। मतलब एक तरह से यही समझाना ज़रूरी है कि आगे का क्रम ही है, ना कि कुछ और चीज़ें हैं। तो ये मैंने बता के क्लियर कर दिया।